नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, शिंदे एक तरीके से ये बोल गया था कि मैं बीजेपी के साथ हूं, जिसका भी मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उल्टा गेम खेल गया है। ये गेम क्या खेला है और अब बीजेपी का क्या हाल होने वाला है अगर एकनाथ शिंदे पीछे हट गया तो? देखिए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर बीजेपी की 132 सीटें हैं, 288 में से, और बीजेपी ने 90% सीटें अपनी जीती हैं, जहां भी उन्होंने कंटेस्ट किया है। और बीजेपी के साथ शिंदे को 57 सीटें मिली है, अजीत पवार को मिली है शायद 42 सीटें। तो अगर शिंदे बीजेपी को सपोर्ट नहीं करे, तब भी बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। और शिंदे को लगा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, मुझे दोबारा सीएम बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कहा, भाई हमने पहले फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया था, जबकि वो पहले सीएम रह चुके हैं। और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने का पर्पस था कि ताकि शिंदे को गाइड कर सके, शिंदे को बता सके कि क्या क्या काम करना है। फडणवीस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत एक्टिव भी है महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। और जो फडणवीस है, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उन्होंने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, और बड़े एक्टिवली काम करते रहे, बड़ी मेहनत से काम करते रहे। उनकी रेपुटेशन पे कोई दाग नहीं है। शिंदे के बारे में कुछ और बातें भी की जाती हैं कि शिंदे बहुत ज्यादा शराब पीने वाले आदमी है, और इनकी कैपेबिलिटी पे सबको पता है कि ये कैपेबल आदमी नहीं है, लेकिन फडणवीस की वजह से ये वहां पे गवर्नमेंट तो चलाते रहे। शिंदे नाराज हैं कि उनको सीएम नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी ने उनको क्लियर कर दिया था कि तुम्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा, तुम डिप्टी सीएम बनो। फिर इसने कहा कि मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना लो। बीजेपी ने मना कर दिया, कितने जूनियर आदमी को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे वहां पे। तो शिंदे जो बातचीत चल रही थी, सामने तो कह रहे थे कि मैं मोदी और शाह की जो बात होगी उसको टालूंगा नहीं, लेकिन चुपचाप मीटिंग छोड़ के भाग गए, महाराष्ट्र भाग गए। महाराष्ट्र से अपने विलेज भाग गए, कहते मुझे आराम करना है। लेकिन 2.5 साल तक शिंदे ने कहा मैंने आराम नहीं किया, सीएम की गद्दी पे बैठा, तब उसको क्या जरूरत थी आराम करने की। वो एक गेम खेल रहे थे बीजेपी के साथ। वहां से फिर आए कि मैं फिर मीटिंग में आऊंगा, कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें, फिर भी कोई बात नहीं बनी। बीजेपी ने कहा हम तो फडणवीस को सीएम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि फडणवीस को इस टाइम पे सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपनी पोजीशन महाराष्ट्र के अंदर स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, और शिंदे को उनको पता है कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, साथ रखना चाहती है अगर वो अपनी लिमिट के अंदर है। उसके बाद न्यूज आई कि शिंदे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनकी तबीयत खराब है, और कहा कि उनके डेंगू और मलेरिया के टेस्ट भी कर लिए गए। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि उनकी तबीयत कोई खराब नहीं थी, वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स खेल रहे थे बीजेपी के साथ। और बीजेपी ने ऐसी पॉलिटिक्स बहुत देखी है। आपने देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ऐसी गेमें बहुत खेला करती थी, पैर में चोट लगा ली, प्लास्टर चेक कर लिया। और इसी तरीके से शिंदे जब हॉस्पिटल से बाहर आ गए तो फिर मीटिंग अटेंड करने नहीं आ रहे। तो इन्होंने कहा जी हम तो मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली शिंदे ने कहा कि मैं वर्चुअल मीटिंग अटेंड करूंगा। अजीत पवार हो गए, फडणवीस हो गए, अमित शाह के साथ ये 3-4 की मीटिंग होगी। फडणवीस आज शायद रात को इनकी मीटिंग होगी। लेकिन इन द मीन टाइम शिंदे को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, और ये कहा जाता है 57 में से सिर्फ 11 एमएलए उनको सपोर्ट करते हैं, बाकी बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। अगर बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है शिंदे के बगैर, या शिंदे अपनी अलग पार्टी फॉर्म करते हैं, जो उनके अंदर हिम्मत तो नहीं है, उनको पता है अलग पार्टी फॉर्म करूंगा तो मेरा हाल बहुत बुरा हो जाएगा। उनकी कोई ग्रूस लेवल की सपोर्ट तो है नहीं उनके पास। ये देखा गया कि कल बीजेपी के कुछ लीडर्स, शिंदे की पार्टी के कुछ लीडर्स, और साथ में अजीत पार्टी के कुछ पवार की पार्टी के कुछ लीडर्स ने मुंबई के अंदर एक जो मैदान है जहां पे इनका शपथ सेरेमनी होनी है, उसका सर्वे किया, और अरेंजमेंट से बैठने का था उसको तय कर लिया कि कौन कहाँ बैठे। आजाद मैदान के ऊपर सब डिसाइड कर लिया। तो शिंदे की पार्टी के लोग शिंदे के बगैर वहां चले गए, उनसे बगैर पूछे। तो अब क्या है कि 5 तारीख को शपथ ली जाएगी, जिसके अंदर सीएम फडणवीस होंगे, वो सीएम की शपथ लेंगे, और बाकी शिंदे अटेंड करे ना करे ये उनकी मर्जी, बीजेपी को कोई परवाह नहीं है। शिंदे अपनी गेम खेल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन शिंदे शायद ये नहीं जानता कि पीएम मोदी 23 साल तक लीडर रहे हैं, 11-12 साल तक, 13 साल तक रहे हैं। आई डोंट थिंक ये सिर्फ विधानसभा को सोच के हो रहा है, ये लोकसभा की सीटें भी हैं इनके पास। 7 सीटें हैं शिंदे की, जिसके सहयोग से सरकार चल रही है।
7 सीटें हैं, तो वो सिर्फ, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ विधानसभा की बात है, यहाँ पे लोकसभा की सीटों की भी बात है। और आप जैसा आप अभी शरद पवार का भी कह रहे थे, वो भी बताइए। देखिए शरद पवार ने, देखिए बीजेपी को सब गेम पता है। अमित शाह या पीएम मोदी कोई आम आदमी नहीं है, बहुत घिसे हुए आदमी है, बहुत कुछ देखा है इन्होंने। 23 साल तक पीएम मोदी सीएम और पीएम रहे। अमित शाह भी पीएम मोदी के साथ थे जब पीएम मोदी को जेल डालने की कोशिश कर रहे थे, उनको अटेम्प्ट की जा रही थी, वो होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे गुजरात के। और अमित शाह को चरके कहा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का। अगर इससे ये छोड़ दे, शिंदे छोड़ दे, तो इनकी ये तो नहीं कि इनकी सारी पार्टी के एमपी इनके साथ चले जाएंगे, वो किसी तरीके से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है शिंदे तो उनको जितवा नहीं सकते, जितवा सकती है तो बीजेपी जितवा सकती है, अमित शाह या उनको मोदी जितवा सकते हैं। और अगर शिंदे छोड़ जाएंगे तो बीजेपी की गवर्नमेंट गिरेगी नहीं। शरद पवार को जब भी इशारा करे, शरद पवार बीजेपी को ज्वाइन कर लेगा, एनडीए को ज्वाइन कर लेंगे। वो तो बैठे, उनके एक एमपी फडणवीस से मिला भी है। देखिए उनकी साथ में बेटी को आपको बता दूं, तो मंत्री बनाना पड़ेगा, जो देखिए उनकी शर्त है। वो पहले की बात थी। जब पिछला इलेक्शन हुआ था मुंबई का, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे फडणवीस बन गए थे सीएम। तो उस टाइम पे शरद पवार पीएम मोदी से मिले थे पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, और उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि मैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस हैं। एक तो फडणवीस सीएम ना बने, और दूसरा जो मेरी बेटी है सुप्रिया सुले, उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाए। पीएम मोदी ने उनकी शर्तें नहीं मानी। उन्होंने कहा पार्टी हमें पावर मिले ना मिले, हम तुम्हारी ये नाजायज शर्तें नहीं मानेंगे। तो शरद पवार भी समझ चुके हैं, उस टाइम पे शरद पवार की पोजीशन अलग थी, आज शरद पवार की पोजीशन बहुत अलग है। वो बहुत डिमोरलाइज है। वो सिर्फ 10 सीटें जीते हैं महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर, तो वो अपने आप को डिक्टेट नहीं कर सकते। अब उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया। उनका जो भतीजा है अजीत पवार, उनको 42 सीटें मिली है या 41 सीटें मिली है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर। तो शरद पवार की आज वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी। देखिए आपके पास जितने एमपी और एमएलए हो, उसी से आपकी पावर गिरी जाती है। तो बेसिकली अगर ये छोड़ जाए तो संजय छोड़ने से कोई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं गिर जाएगी। बहुत से तो लोग क्या बैठे पता हैं यहाँ पे। ठाकरे आ गया, क्या पता ठाकरे वापिस आ जाए, क्योंकि 8 सीटें हैं उसके बाद लोकसभा की। हाँ, तो देखो वही बात है ना, कोई बीजेपी, देखिए बीजेपी प्रेशर में नहीं आती। बीजेपी ने बहुत कुछ देख लिया है, या अमित शाह और पीएम मोदी ने बहुत कैलकुलेशन कर रखी है चीजों की। सब इनकी उंगलियों में चलता है कि कहां पे क्या कुछ है। तो ये शिंदे जो इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ब्लैकमेल नहीं होगी। और शिंदे अगर बगैर किसी रीजन के बीजेपी को छोड़ देंगे या अलायंस को छोड़ देंगे, तो शिंदे खुद खत्म हो जाएंगे। उनकी पार्टी के एमएलए और उनकी पार्टी के एमपी, इवन उनका बेटा उनके साथ नहीं जाएगा। मैं इसको गारंटी दे सकता हूं इस बात की। तो बीजेपी ने अपनी सारी कैलकुलेशन कर रखी है कि हम कैसे पावर में बैठना है। और पीएम मोदी आपने देखा होगा बहुत सी चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करते। जहां पे नेशनल इश्यूज हो उस पे तो कंप्रोमाइज करते ही नहीं है। शिंदे को जरूर सीएम बनाया। होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मांगी गई थी शिंदे के द्वारा, और वो अब बीजेपी दे नहीं रही है। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जा रही है अजीत पवार को। और जब यहाँ पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तब भी शिंदे होम मिनिस्टर बनना चाहते थे, उन्होंने नहीं बनाया। अब भी वो चाह रहे थे कि मुझे आप डिप्टी सीएम बनाओगे तो मुझे होम मिनिस्ट्री दे दो, लेकिन इनको फडणवीस ने होम मिनिस्ट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि होम मिनिस्ट्री पावरफुल होती है और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की बात भी होती है। तो ये सारी की सारी पावर बीजेपी अपने पास रखने को तैयार है। अजीत पवार को इसलिए दे रहे हैं कि अजीत पवार लॉयल है उनके साथ, और उन्होंने कोई गेम नहीं खेली बीजेपी के साथ। लेकिन शिंदे ने जिस तरीके से गेम खेली, शिंदे ने अपनी पोजीशन खराब की। शिंदे कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, स्कूटर ड्राइवर थे, पहले पॉलिटिक्स में घुस गए। चलो वो तो ठीक है, वो तो खैर मोदी जी भी चाय वाले थे, उसमें तो कोई बात नहीं, वो तो खैर कुछ भी हो। लेकिन मोदी का जो विजन था, इनका विजन तो नहीं उस टाइप का। आप मोदी को अगर देखिए, मोदी जब पॉलिटिक्स में आए थे उससे पहले मोदी का विजन था, और उनको बगैर पॉलिटिक्स में, बगैर कुछ काम किए, बगैर एमएलए की सीट लड़ाए, पीएम मोदी को सीएम बना दिया था गुजरात का। उन्होंने उससे पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, सीएम बनने के बाद पहली बार इलेक्शन लड़ा उन्होंने। देखिए हर एक आदमी की एक वैल्यू होती है, हर एक आदमी का विजन होता है एक चीज का। मोदी जैसा विजन आपने कहीं देखा नहीं होगा। हाँ ये तो है। तो अब हाँ, तो देखिए उनका विजन था, तभी तो उनको चुन के ला करके बिठा दिया सीट पे। और तब तक गुजरात के अंदर बीजेपी की कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। मोदी के आने के बाद बीजेपी की यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट बनी रही है। 3 टेन्योर तक पीएम मोदी वहां पे इलेक्शन जीते हैं। पहला टेन्योर उनका डिफिकल्ट था, सेकंड टेन्योर के अंदर उनको अच्छी सीटें मिली, वो स्टेबल हो गए, और थर्ड टेन्योर के अंदर तो पीएम मोदी ने कमाल कर दिया। तो उसके बाद तब से गुजरात के अंदर पीएम मोदी या बीजेपी का रूल चल रहा है। तो ऐसे, तो अब जो है ना, शिंदे एक डिसाइड हो चुका कि शिंदे होंगे सीएम और अजीत पवार होंगे डिप्टी सीएम।
और उनके पास फाइनेंस होगा, और जो आपके फडणवीस है उनके पास रहेगी होम मिनिस्ट्री। शिंदे का क्या होगा अभी तक तय नहीं हुआ। आज जब अमित शाह की बात होगी तीनों के साथ तो डिसाइड करेंगे शिंदे क्या चाहते हैं, जो फिजिबल होगा उनको दे दिया जाएगा। लेकिन होम मिनिस्ट्री मेरे को लगता है कि किसी भी तरीके से शिंदे को दी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपना रोल प्ले किया, बीजेपी को धमकी देने की कोशिश की इनडायरेक्टली, और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि मैं कभी हॉस्पिटल चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, फिर देखा कि उनका तो असर ही नहीं है। उनकी पार्टी के उनके एमएलए सपोर्ट कर रहे, उनकी पार्टी के एमपी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इन्होंने कहा मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना दो, उनके बेटे ने कहा मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनना, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। एक चीज और जो अभी बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे, मुझे लग रहा है वो डोर ओपन है, इसलिए उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठा हुआ है, एक बात भी सामने आके ना वो और ना उसका बेटा, वरना इतना कुछ हो रहा है, उनको स्टैंड बाय पे रखा गया। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर यहाँ से कुछ होता है, देखो शरद पवार से ज्यादा मुझे लगता है कि ये लोग उद्धव ठाकरे को लेने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है? लेकिन मुझे नहीं लगता वो सिचुएशन बनेगी, मुझे नहीं लगता। अच्छा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बीजेपी को एक काम करना चाहिए था, यहाँ पे एमएनएस के जो लीडर है उनको अपनी पार्टी में या अपने अलायंस के अंदर शामिल करना चाहिए था। अगर बीजेपी एमएनएस को ज्वाइन कराती अलायंस के अंदर, मुझे नहीं पता आपस में क्या डिमांड थी, उनको कोई सीट तो मिली नहीं, लेकिन अगर एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ लड़ती, अलायंस के साथ लड़ती, तो 10 सीटें जो मुंबई के अंदर है एमएलए की, वो उद्धव ठाकरे जीत गया, क्योंकि एमएनएस ने बीजेपी की वोटें काटी, या दोनों आपस की एक दूसरे की वोटें काटी। तो बीजेपी को चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर अगर अलायंस बनाना है तो उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे नहीं राज ठाकरे के साथ बनाए, क्योंकि कुछ उनका विजन भी मिलता है। लेकिन राज ठाकरे ने शायद पता नहीं क्या है, क्या रीजन होगा कि उसको साथ नहीं मिलाया, बल्कि मुझे लगता है कि राज ठाकरे काफी सेंसिबल आदमी भी है, जरूर वो कुछ ऊज पुजूर इशू उठाते रहे, लेकिन आज मुझे लगता है कि राज ठाकरे काफी कुछ सीख भी गए होंगे। अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ होते तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, और उद्धव ठाकरे को अगर खत्म करना है तो राज ठाकरे बेस्ट हैं, उनको बीजेपी को साथ अलायंस करना चाहिए और बीजेपी को उनको साथ मिलाना चाहिए। तो महाराष्ट्र के अंदर जो स्पेशली एक वायरस फैला हुआ है राज ठाकरे का, वो खत्म, उद्धव ठाकरे को खत्म हो जाएगा और बीजेपी को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि राज ठाकरे के पहले बहुत क्लोज लिंक थे शरद पवार के साथ, वो भी काफी टाइम से स्ट्रेन हो गए हैं। लेकिन अब शिंदे ने जिस टाइप की गेम खेली है, शायद शिंदे को समझ पे आ गया होगा कि मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या औकात है, और अब मुझे नहीं लगता कि किसी टाइप का इशू उठाएंगे बीजेपी के साथ। ओके, चलिए देखते हैं कि अभी क्या होता है, लेकिन फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। 1-2 दिन की बात है, चीजें सामने आ जाएंगी और मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है और आज मीटिंग भी होनी जिससे और चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन महाराष्ट्र में इतने दिन चुनाव होने के बाद भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके पास क्या मंत्रालय रहेगा। तो ये अपने आप में लोगों के लिए भी चिंता का विषय है कि किसको बनाया जाए। शिंदे ने पहले कहा था इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कि मैं तो सीएम की रेस में भी नहीं हूं, और अब एकदम से जैसे ही जीते, सीटें आने के बाद उनको शायद आश्चर्य हुआ, उनको विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में लड़ा था इसलिए वो सामने आ रहे हैं। बट देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सब लोगों से निवेदन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें कि आपको क्या लगता है कि किसके साथ अलायंस करना चाहिए बीजेपी को। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।